हेड एंड नेक कैंसर एक्चुअल में होता क्या है? तो हेड एंड नेक कैंसर्स यानी कि नाक कान गले के कैंसर्स होते हैं। जी। यानी कैंसर्स जो हमारे कॉलर बोन के ऊपर से उभरते हैं। तो भारत के अंदर कितना कॉमन है अगर हम हेड एंड नेक कैंसर की बात करें? बहुत कॉमन है। तो वर्ल्ड ओवर अगर हम देखें हेड एंड नेक का पोजीशन जो है 6th है। तो इसमें कोई स्पेसिफिकली एज ग्रुप भी है? लास्ट कपल ऑफ डेकेड से कि ये एज ग्रुप जो है बहुत कम हो चुका है। कि इस ग्रुप में अब ज्यादा केसेस देखने को मिल गए, उसका आप कारण क्या समझते हैं? कारण मुख्य जो कारण है, एक तो हमारा लाइफस्टाइल ओके। बहुत बदलाव हो चुका है। जो सिगरेट स्मोकिंग है, क्या वो भी एक कारण है इसका? सी ये सब मीडियम है थ्रू विच टोबैको इज बीइंग डिस्पेंस्ड। ओके। तो क्या वेपिंग भी कॉज है इस तरह के कैंसर का? सी वेप और ई सिगरेट्स इसमें कहते तो हैं कि टोबैको नहीं होता है, बट इनके जो कार्ट्रिजेस होते हैं दे कंटेन एरोसोल्स। दे हैव अ लिक्विड व्हिच इज कॉल्ड ई लिक्विड। तो जब ये ई लिक्विड हीट होता है, देयर इज अ बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस, दिस इज अ बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस। तो जब ये ई लिक्विड हीट होता है तो वो एक पदार्थ, यू नो, इट प्रोड्यूसेस अ स्मोक ओके। सॉर्ट ऑफ अ थिंग, उसमें एरोसोल्स निकलते हैं। पॉडकास्ट के हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सीरीज, जिसमें हम बात करते हैं फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में, आज का एपिसोड हमारा बेहद ही खास होने वाला है। कैंसर, जिसके बारे में, जिसका नाम सुनकर ही सबको डर लगता है। देखिए, डरना, अगर आपको डर लगता है पर उसके बारे में अगर आपको सही राइट इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको वो डर और एंजाइटी नहीं होगा। और इसी डर और एंजाइटी को हटाने के लिए ही आज हमारे बीच में एक बहुत ही बेहद स्पेशल गेस्ट हैं, डॉक्टर तपस्विनी प्रधान, जो कि एक सीनियर मेडिकल सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। तो डॉक्टर तपस्विनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। थैंक यू, नमस्कार। जी नमस्कार। और जैसा हम बात कर रहे थे मैम, इस पॉडकास्ट के अंदर हम ओवरऑल वेलबींग की बात करते हैं। तो ओवरऑल वेलबींग में सबसे बड़ा जो चैलेंज आ जाता है, और खास तौर पे जब हम कैंसर का नाम सुनते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा आपके पास भी जो पेशेंट्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस होते हैं, एंग्जाइटी के अंदर होते हैं। तो उसके बारे में तो हम बात करेंगे कि उस एंग्जाइटी को आप कैसे टैकल करते हैं। पर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप स्पेशलिस्ट है हेड एंड कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर में, तो हेड एंड नेक कैंसर एक्चुअल में होता क्या है, अगर हमारे व्यूअर्स को आसान, मतलब सरल भाषा में समझाना चाहें तो हेड एंड नेक कैंसर्स यानी कि नाक कान गले के कैंसर्स होते हैं। जी। यानी कैंसर्स जो हमारे कॉलर बोन के ऊपर से उभरते हैं। ओके। तो अगर आप ब्रेन और आंख छोड़ दें, जो अन्य साइट्स हैं साइंस, हाँ। कॉलर बोन के ऊपर, वो सब हेड एंड नेक एरिया में आते हैं। ओके। तो मुंह का कैंसर जो सबसे कॉमन है, गले का कैंसर, सांस का रास्ते का कैंसर, खाने की नली का कैंसर, नाक का कैंसर, नज़ले का कैंसर, राइट। या कान का कैंसर, स्किन का कैंसर। तो ये एक बायोलॉजिकली बहुत अलग अलग डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ कैंसर्स हैं। यानी कि ओरल कैंसर अगर आप देखेंगे, यू कांट कंपेयर इट विद नोज कैंसर्स, या ओरल कैंसर आप वॉइस बॉक्स के कैंसर के साथ कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो है तो ये बहुत ही विभिन्न भिन्न प्रकार के कैंसर्स जो हमारे हेड एंड नेक के अलग अलग एनाटॉमिकल सबसाइट से ओरिजिन करते हैं, एंड वेरी बायोलॉजिकली वेरी डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट। तो भारत के अंदर कितना कॉमन है अगर हम हेड एंड नेक कैंसर की बात करें? बहुत कॉमन है। तो वर्ल्ड ओवर अगर हम देखें, हेड एंड नेक का पोजीशन जो है 6th है among the cancers, but इंडिया में it is parallel to lung cancers. तो मेल्स का अगर हम देखें तो it's the most common. महिलाओं में अगर हम देखें तो ये 4th पोजीशन पे आता है। ओके ओके। तो मेल्स में आपने बताया कॉमन, तो इसमें कोई स्पेसिफिकली एज ग्रुप भी है कि अगर मेल्स में इस एज में होता है? देखिए, पहले हम देखते थे कि ये जो कैंसर्स हैं 6 to the 7th decade, यानी कि 60-70 की उम्र में देखे जाते थे। 60%, 60% ऑफ द हेड एंड नेक कैंसर्स विजिबल होते थे 60-70 की एज में। पर अब हम देखते हैं कि एक ट्रेंड, नया ट्रेंड है लास्ट कपल ऑफ डेकेड से, कि ये एज ग्रुप जो है बहुत कम हो चुका है। करीबन 40 एंड अबव बहुत कॉमन हो गया है।
तो Right. एज का जो है वेरिएंस समय के साथ हम देख रहे हैं. पेशेंट्स हैव बिकम यंगर एंड यंगर. राइट, राइट। नहीं, ये एक आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई। और जैसा हम बात करते हैं कि आजकल कोई ऐसा एज ग्रुप नहीं रहा, और एक 40s वाला एज ग्रुप, जैसा डॉक्टर तपस्विनी बता रही हूँ, कि काफ़ी वल्नरेबल एज ग्रुप है। मैम, जैसा एक बार आपने बताया कि ठीक है, इस ग्रुप में अब ज़्यादा केसेस देखने को मिल गए, उसका आप कारण क्या समझते हैं? कारण मुख्य जो कारण है, हुँ, एक तो हमारा लाइफस्टाइल ओके। बहुत बदलाव हो चुका है. हुँ, सेकंड आदतें, हुँ, हैबिट्स. हुँ, एंड थर्ड ऑफ कोर्स हमारी लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ती गई है. हुँ, बेहतर राइट। हो गया है, मेडिकल सर्विसेज बेहतर हो गए हैं, हुँ, हमारा एक्सेस जो है मेडिकल सर्विसेज की और बेहतर हो चुका है. हुँ, तो मेजरली यंगर एज ग्रुप में आने का एक कारण है कि हमने अपनी लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा हुँ, फोकस ठीक ढंग से नहीं नहीं किया किया। है. हुँ, और दूसरा आदतें. हुँ, आदतों में क्या है? स्मोकिंग, हुँ, तंबाकू का सेवन. हुँ, 80-90% जो हेड एंड नेक कैंसर्स होते हैं वो तंबाकू के सेवन से होते हैं. ओके। और आप देखेंगे ये जो एज ग्रुप है हुँ, जो इस चीज का पदार्थ का नहीं सेवन बता करता हुँ, है वो बहुत यंग एज ग्रुप आ गया है. हुँ, तो जितना कम उम्र में आप करेंगे उतनी जल्दी आप इस बीमारी की ओर बढ़ती। प्रभावित होंगे और यू विल बी ट्रैप्ड अर्ली. हुँ, क्योंकि एक लेटेंट पीरियड होता है, हुँ, यानी कि 15 से 20 साल का एक पीरियड अच्छा, होता है जिसमें ये कैंसर के जो सेल्स हैं बनने का समय लगता है. राइट, राइट। बट ऐसा नहीं है, ये थियोरेटिकल है. बट हुँ, प्रैक्टिकली हम देखते हैं इवन लोगों ने 1-2 साल कंज्यूम किया है तो भी हो गया है. ओके। तो बहुत कुछ जेनेटिक कॉम्पोजिशन पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी हुँ, इन तंबाकू के कार्सिनोजेनिक पदार्थ से प्रभावित हो जाते हैं. ओके, ओके। दूसरा है अल्कोहल. हुँ, अल्कोहल का कंजम्पशन कहीं कम नहीं है. हुँ, यंगस्टर्स में तो हर पार्टी में आप देखेंगे जी, जी, ये जी। एक सोशल स्टेटस सिंबल की तरह भी माना जाता है. हुँ, तो 70% जो हेड एंड नेक कैंसर्स हैं वो तंबाकू के से सॉरी अल्कोहल के सेवन से भी है. तीसरा जो कारण है जो हम अधिकतर इस चीज के हुँ, बारे में बात भी नहीं करते हैं हुँ, और वो है पान मसाला. ओके। पान मसाला यानी कि एरेका नट, सुपारी. हुँ, हुँ, सुपारी जो है बहुत अच्छी चीज मानी जाती थी. हुँ, डाइजेस्टेंट, हुँ, एपेटाइजर, ये आपको अलर्टनेस प्रोड्यूस करता है, बहुत यूफोरिया यानी कि बहुत हुँ, खुशी देता है. राइट, राइट। बट जब आप एक्सेसिव कंजम्पशन इसका करते हैं हुँ, वो भी आपको कैंसर की ओर ओह! करीब ले जाता है. राइट, राइट। जब मैं लाइफस्टाइल की बात करती हूँ हुँ, तो लाइफस्टाइल में क्या प्रभाव पड़ा है? हुँ, हुँ, बहुत सारा अर्बनाइजेशन हुआ, हुँ, हुँ, कमर्शलाइजेशन भी बहुत हुआ, हुँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ. तो हुँ, कंफर्ट हमें हर तरह की मिली. हुँ, कंफर्ट मिलने के कारण हमने उसका नाजायज फायदा भी लिया. हुँ, सो सिडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया. हुँ, और दूसरा फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर हुआ. राइट। एंड देन यू आल्सो आर मूविंग अवे फ्रॉम नेचर. हुँ, खान पान का अगर आप देखेंगे हुँ, पीपल आर मोर फॉर जंक फूड, हुँ, कमर्शियल प्रिपरेशंस, फ्रोजन फूड. तो ये सब चीजें जो है बहुत नेगेटिव राइट। इम्पैक्ट डालते हैं. बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने जैसे टोबैको की बात करी कि आप इस तरह का कोई भी यूज़ करते हैं टोबैको, तो आपने अल्कोहल की बात भी करी कि ये काफ़ी एक बड़ा मेजर रिस्क फैक्टर हो जाता है, जिसकी वजह से हेड एंड नेक कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इनफैक्ट आपने बोला कि 80-90% कारण ये रहता करेक्ट. है। तो जो सिगरेट स्मोकिंग है, क्या वो भी एक कारण है इसका? सी ये सब मीडियम है थ्रू विच टोबैको इज बीइंग डिस्पेंस्ड. ओके, तो अच्छा। एक है स्मोक फॉर्म, हुँ, एक है हुँ। स्मोकलेस फॉर्म. हुँ, तो हुँ। स्मोक फॉर्म में बहुत तरह तरह के सिगरेट्स हैं, बीड़ी है, सिगार है, हुक्का है, ओके। धूमती चुट्टा. तो आप जैसे जैसे इंडिया के अलग अलग प्रांतों में जाएंगे हुँ, आप देखेंगे ये जो नाम है बहुत तरह तरह के आपको सुनने अलग-अलग। को मिलेंगे. बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर एक स्मोकलेस फॉर्म है हुँ, जो हम चबाते हैं. राइट, तो राइट। चबाने के फॉर्म में आप गुटखा है, हुँ, पान के पान का माध्यम से भी डिस्पेंस किया जाता है. हुँ, टोबैको टूथपेस्ट की तरह भी आता है हुँ, या दांत को व्हाइटनिंग करने के उसमें भी आता है, इनहेलेशन फॉर्म में भी आता है. हुँ, तो ये इंडस्ट्री जो है वो आपको बहुत अलग-अलग तरह से अलग अलग तरह से जी, जी, अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट करती है. और राइट। यंगस्टर्स जो है हुँ, और बहुत छोटे छोटे बच्चे भी देखेंगे हुँ, कुछ तो वो एक्सपेरिमेंट करते हुए फंस जाते हैं. हुँ, कुछ एक ऐसा है कि आपको इजीली अवेलेबल है. अब आप हुँ, प्राइस भी देखेंगे इट इज सो
so easy to buy them. बिल्कुल बिल्कुल। And then the third is social pressure, peer pressure. लोग हम्म सोचते हैं स्ट्रेस को भी रिलीव करने के लिए अगर हम स्मोक करें, क्या ही बात है। राइट एंड इस तरह से वो धीरे धीरे ट्रैप बढ़िया। हो जाते हैं हम्म और आप जानेंगे कि इतना एडिक्टिंग है हम्म कि आप उसमें से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। हम्म कहते हैं ना, 1 drop ऑफ निकोटिन कैन बी डेडली। हम्म तो ये जो टबाको से जो निकोटिन मिलता है शरीर को, हम्म वो ब्रेन को इतना डिपेंडेंट कर देता है कि आप उसके हम्म बिना रह भी नहीं हम्म पाते। एग्जैक्टली बिल्कुल मैम। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आपने स्मोकलेस टोबैको की बात करी और उसके बाद स्मोकिंग की बात करी, क्योंकि व्यूवर्स थोड़ा और इस पे जान पाए। जैसा हम ज्यादातर सुनते हैं आजकल, जैन जी कहते हैं कि वो वेपिंग करते हैं डिफरेंट तरह के फ्लेवर्स में, तो क्या वेपिंग भी कॉज है इस तरह के कैंसर का? सी वेप और ई सिगरेट्स, हम्म इसमें कहते तो हैं कि टबैको नहीं होता है, हम्म बट इनके जो कार्ट्रिजेस होते हैं, हम्म they contain aerosols. They हम्म have a liquid which is called e-liquid. तो हम्म जब ये e-liquid heat होता है, there's a battery operated device. This is a battery operated device. नहीं तो जब ये e-liquid heat होता है, तो वो एक पदार्थ, it produces a substance. smoke ओके sort of a thing. तो उसमें aerosols निकलते हैं। वो aerosols आपके लंग को बहुत डैमेज हानिकारक है, ओके डैमेजिंग है, प्लस इनमें निकोटिन भी होता है। तो निकोटिन इटसेल्फ इज डेडली, इट इज एडिक्टिंग। तो आज आप ई सिगरेट्स ले रहे हैं, फिर आपको मन करेगा मैं प्रॉपर टबैको क्यों ना लूं। इसलिए फिर वो Yeah. भी उतना इक्वली हार्मफुल Yes. है। जी जी। दूसरा एक चीज और है मैम, ये तो हमने जान लिया कि ये मेन रीजन आपने बताया, ये कारण बताए। आपने अपनी ओपीडी में आप देखते होंगे रेगुलर, इतने पेशेंट्स देखते हैं, तो लाइफस्टाइल से रिलेटेड ज्यादा पेशेंट्स हैं या जो तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं उनमें ज्यादा हेड एंड नेक कैंसर की? लाइफस्टाइल तो देखिए जिस तरह का आपने बताया कि आजकल सेडेंटरी हो गई है, और थोड़ा अगर खाने की भी बात करें तो डेफिनेटली अडल्ट्रेशन और भी कई फैक्टर हैं, पर मेजर कंट्रीब्यूटर फिर भी आप मानेंगे कि तंबाकू ही है? यस, ओके जी जी। 80-90% जैसे हमने कहा, कोट किया, ये एक statistics which has been drawn from all over India. और major cause of head and neck cancer is tobacco consumption. आप किसी भी रूप में ले लें, स्मोक के रूप में लें, स्मोकलेस के फॉर्म में लें, दोनों ही हानिकारक हैं। क्योंकि जब आप स्मोक के रूप में लेते हैं तब तंबाकू जलता है, करीबन 70 कार्सिनोजेंस प्रोड्यूस होते हैं, मतलब जो कैंसर का कराते हैं। और जब आप स्मोकलेस फॉर्म में लेते हैं, करीबन 28 ओके 28 के करीब कार्सिनोजेंस बनते हैं। ओके। तो लोगों को शायद इस चीज की जानकारी नहीं है, बट आप जब पाउच देखते हैं, पैकेट्स जब मार्केट होता है, उसमें पिक्चर्स बने होते हैं, फिर भी लोग उसको आंख बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं ऐसा हमारे साथ नहीं हो सकता, बट ये एक्चुअली रियल पिक्चर्स हैं, इट्स अ रियल सिनेरियो। यही सिनेरियो हम हॉस्पिटल में देखते हैं। ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि गांव में ज्यादा है या शहरों में ज्यादा है या बराबर ही है? अब आपने कुछ ऐसा ट्रेंड देखा? देखिए, गांव में रूरल हेड एंड नेक कैंसर जनरली लोअर इनकम या मिडिल इनकम ग्रुप में होता है, बिकॉज पान चबाना या गुटखा खाना, ये सब थोड़ा सा it's not a very sophisticated way of it. तो जो ऊपर हायर इनकम ग्रुप होता है, वो चाहेंगे स्मोक करना, एक अलग अंदाज से पेश आते हैं। तो रूरल एरिया में और लो मिडिल और मिडिल में ज्यादा देखा जाता है हेड एंड नेक कैंसर्स, क्योंकि ये सब्सटेंस अब्यूज इनमें ज्यादा है। तो ये तो मैं बात कर ली हमने रीजन के बारे में, कारणों के बारे में कि हेड एंड नेक कैंसर होने की क्या क्या रीजन है। अब सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है एक्चुअली कैंसर के टेस्टिंग को लेकर या डायग्नोसिस को लेकर लोगों में हमेशा एक डर रहता है। एक तो ये नहीं पता होता है कि इसके लिए क्या राइट टेस्ट कराएं, क्योंकि ज्यादातर आजकल एक लोगों का ये रहता है कि एक ब्लड सैंपल कराया और उसमें सभी तरह के टेस्ट हो जाएंगे। तो हेड एंड नेक कैंसर को अर्ली डायग्नोस करने के लिए क्या टेस्ट हैं जिनसे हम पता कर सके, अगर ऐसी कोई प्री कैंसरस या जीरो कैंसर स्टेज है तो वो पता लगाया जा सके? सी हेड एंड नेक कैंसर, इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहूंगी, ये एक एरिया है
जो विजुअल इंस्पेक्शन को बिल्कुल आप देख देख सकते सकते हैं, हैं। मुंह के अंदर झांक सकते हैं, हाँ। दांतों का या ओरल हाइजीन असेस कर सकते हैं, हम्म when it is very visible to everybody. बट क्या प्रॉब्लम क्या है, हम्म लोगों में जागरूकता नहीं है, हम्म लोगों में जानकारी नहीं है कि ये जो पैच है ये खतरनाक हो सकता है हम्म या इस तरह से कैंसर प्रेजेंट करता है। हम्म तो जब मुंह के अंदर बहुत सारे प्री कैंसरस लीजन्स होते हैं, जो लोग चबाते हैं या स्मोक करते हैं, ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया, ओरल सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस, लाइकन प्लानस, तरह तरह के ओरल में लीजन्स राइट होते हैं, राइट या अल्सर्स बनते हैं, ग्रोथ होता है, ऐसे कुछ साइंस है, तो सिम्टम्स होते हैं, तरह तरह के सिम्टम्स होते हैं। बट ये जानना कि ये चीज कैंसर है, बहुत लोग नहीं पहचान पाते हैं। सो दे सिट ऑन इट, उसके ऊपर बैठे रहते हैं, जब तक वो दर्द नहीं करता तब तक वो आते नहीं। बट बिल्कुल ये जरूर मैं कहूंगी, कैंसर कभी भी दर्द नहीं Symptom, करता है, इनिशियली तो कभी नहीं करेगा। जब वो नर्व्स में जाती है या बहुत एडवांस हो जाती है, आसपास के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को खाना शुरू करती है, तब तो लेट हो गया होता है, एंड दैट्स द टाइम व्हेन पेशेंट्स कम टू अस। ओके सो डायग्नोसिस के लिए तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज बायोप्सी। ओके ओके टुकड़ा जो पीस हम लेते लेते हैं, हैं। ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेशेंट अधिकतर एक डिनायल स्टेट में आता है कि मुझे तो नहीं हो सकता। तो आप एज अ क्लिनिशियन, आपको दिख रहा है, आप 99.9% श्योर होते हैं कि ये है बीमारी, बट आप कैसे मरीज को कन्विंस करेंगे? ओनली वे, जब तक ये माइक्रोस्कोपिकली पढ़ा नहीं जाता तब तक आप 100% नहीं कह पाते हैं। राइट तो बायोप्सी इज द मेन थिंग टू मेक अ डायग्नोसिस। ओके और कैंसर भी तरह तरह के होते हैं, एक प्रकार के नहीं, बहुत तरह के होते हैं। जी तो ये भी जानना बहुत जरूरी है, कौन सा कैंसर है, किस तरह का कैंसर है, क्या ग्रेड है इसका, एंड क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। एंड एक इसके बाद देन वी डू इमेजिंग, स्कैनिंग होती है, जी या तो सीटी स्कैन या एमआरआई या पेट स्कैन, जी डिपेंडिंग अपॉन किस स्टेज में है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके बारे में हम और आपसे डिटेल लेंगे। जैसे हमने अभी डायग्नोसिस की बात की, जैसे हम ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए बार बार इसके बारे में अवेयरनेस कैंपेन भी चलती है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है, और सोशल मीडिया पे भी काफी इस तरह की ट्यूटोरियल्स हैं। ओरल अगर कोई भी किसी भी तरह का हमें कैंसर ऐसा डाउट है, क्योंकि आपने बताया कि कोई लक्षण तो होंगे नहीं, पेन वो नहीं होगा ऐसा कुछ, तो क्या घर पर एग्जामिनेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे दिखते हैं? ओरल कैंसर वैसे भी हेड एंड नेक का सबसे कॉमन सबसाइट है। नॉन हीलिंग अल्सर, यानी कि कोई घाव बना हुआ है जो हील नहीं हो रहा। अच्छा, ठीक नहीं हो रहा। 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ते हो गए, आपने सारी दवाइयां कर ली पर भर नहीं रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये कुछ चीज आम चीज नहीं है जिस पे आप बैठे। दूसरा, कोई अनयूजुअल ग्रोथ है, कोई मांस उग रहा है, क्यों होगा? या दांत है आपके, दांत इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, अगर कोई चीज उसको हिला देती है तो ये सोच जरूर होना चाहिए कि कुछ और प्रॉब्लम है। राइट या आपके खाने पीने में दिक्कत हो रही है, आवाज में बदलाव आ रहा है, टंग में अगर कैंसर है, घाव है, तो टंग का मूवमेंट जरूर डिस्टर्ब होता है, मुंह में बहुत सलाइवेशन होती है और आपकी आवाज में बदलाव आता है, या मुंह का खुलना धीरे धीरे कम हो रहा है, या ब्लीडिंग हो रही है, आप ब्रश कर रहे हैं, अनयूजुअल ब्लीड हो रहा है। तो ये सारी चीजें बॉडी हमेशा अलार्म सिग्नल्स देता है, ये तो हमें ही सोचना है और हमें पकड़ना है कि ये चीज क्यों हो रहा है। तो हमें जरूर एक स्पेशलिस्ट के पास जाके दिखा देने में भलाई है। हो सकते नहीं भी हो, पर अधिकतर लोग क्या कहते हैं, भय के कारण आते नहीं है। और अगर भय इतना हो जाता है, हावी हो जाता है कि अगर ये बीमारी कैंसर है, वो धीरे धीरे बढ़ के स्टेज 3 स्टेज 4 में हो जाता है। राइट। सो 70-80% लोग हमारे स्टेज, एडवांस स्टेज में इसीलिए आते हैं। अभी भी ऐसे ही है मैम, मेट्रोपॉलिटन बड़े शहरों में भी लोग लेट आते। अच्छा। पर अगर जैसे इसमें कैंसर में हम बात करते हैं कि जितना अर्ली आप डायग्नोस कर पाए उतना बेहतर ट्रीटमेंट है, तो हेड एंड नेक कैंसर में भी यही लागू होता है। ये हर एक कैंसर में यही राइट। तो मैम जैसे ये भी हम कई बार बात करते हैं और कहते हैं कि भाई आपको डेंटिस्ट को विजिट करने जाना चाहिए एवरी 6 मंथ। तो जब डेंटिस्ट को विजिट करने जाएं तो उनको भी बोला जा सकता है कि वो, एक बार ये भी चेक कर लेंगे, कहीं इस तरह का ऐसा पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल, बिल्कुल,
नहीं, उनमें भी जानकारी तो होती है राइट, कि राइट। कोई दाँत में या गम्स में कुछ अनयूजुअल कोई तो ग्रोथ हो आगे रहा वो हो या हुँ, दाँत अजीब दिख रहा है और हिल रहा है। हुँ, तो ये चीज़ उनमें भी हम उनमें जागरूकता भी भी ला डालते हैं जी, और जी। स्पेशलिस्ट को भी इस चीज़ का पता होता है हुँ, कि हुँ, अगर ये चीज़ अनयूजुअल है तो हुँ, इसको बायोप्सी कर लेना चाहिए। राइट। दूसरी बात, पुअर ओरोडेंटल हाइजीन हुँ, हुँ, या नुकीले दाँत हुँ, हुँ, या एब्नॉर्मली फिटिंग डेंचर्स हुँ, या डेंचर पहले बहुत अच्छा फिट कर रहा था और अब ढीला हो गया है। हुँ, ये सब डेंटिस्ट को देखना चाहिए हुँ, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे ओरल कैंसर्स कॉज़ करती हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो अगर हमारे दाँत बहुत नुकीले हैं, हुँ, तो वो कॉन्स्टेंटली रब करता है, या तो टंग पे रब हुँ, करेगा या गाल में रब करेगा, तो क्रॉनिक इरिटेशन जो है, हुँ, एक कारण है जो कि सेल्स धीरे-धीरे कैंसर की ओर बढ़ जाते हैं। ओके, सो ओके। डेंटिस्ट के लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इन चीज़ों पे ध्यान देना। राइट, राइट। कोई भी दाँत हो, हुँ, उनको एक-एक करके किस तरह से एग्ज़ामिन करना चाहिए और क्या चीज़ देखना चाहिए। राइट, राइट। तो मैम जैसे लोग कई बार थोड़े जो हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के अंदर अगर वो इसको भी ओरल कैंसर स्क्रीनिंग भी करना चाहें, तो उसके लिए फिर उनको क्या करना चाहिए और कितने टाइम में करना चाहिए? जैसे स्पेसिफिकली मैमोग्राफी के लिए गाइडलाइंस है या पेप स्मीयर टेस्ट के लिए सर्विकल कैंसर के लिए और उसके बारे में लोग काफ़ी बात भी करते हैं। बट समहाउ ओरल स्क्रीनिंग के लिए उतना ज़्यादा लोग जब टेस्ट कराने भी जाते हैं, तो वो कई बार मिस हो जाता है। तो इसमें हम व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? ऐसा एक पर्टिकुलर गाइडलाइन तो नहीं है, ओके। बट यस, ये एक पार्ट है जो आप रोज़ ध्यान हुँ, देते हैं, रोज़ ब्रश करते हैं, तो हुँ, क्यों ना हम अपने रेगुलर रूटीन में ही क्यों ना लाएँ? हुँ। जब आप ब्रश करते हैं, मुँह के शीशे के सामने अपना मुँह खोल के देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको कुछ और अन्य चीज़ अनयूजुअल, हुँ, जैसे खाने में दिक्कत हो रही है या हुँ, आवाज़ में कोई दिक्कत हो रहा है, हुँ, ये चीज़ आपने बहुत ट्राई कर लिया एंटीबायोटिक्स वगैरह से, हुँ, तो आप समझ जाएँ कि ये हमें दिखाना है क्योंकि ये ऑर्गन आप देख नहीं पाते हैं, राइट। कोई स्पेशलिस्ट ही देख पाएगा। जी, जी। तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें हुँ, और आके स्पेशलिस्ट को दिखाएँ। हुँ, हुँ, समटाइम्स इट इज़ द ईएनटी सर्जन हुँ, जिसके कनेक्ट में फर्स्ट पेशेंट आता है। हुँ, मैं क्यों सोचूँ मुझे कैंसर है, मेरी आवाज़ अगर बैठ गई है, तो मैं क्यों जाऊँ एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास? हुँ, सीधा मैं एक ईएनटी सर्जन के पास जाऊँ। तो राइट। एक फर्स्ट जो बेस है जहाँ पे पेशेंट्स को जाना चाहिए, वो है ईएनटी कंसल्टेशन करना चाहिए हुँ, और फिर उनके हिसाब से जब वो एग्ज़ामिन करते हैं, हुँ। देन ही शुड रेफर इट टू द राइट पर्सन। ओके, राइट। तो ये ज़्यादा जैसे आपने बताया मेल्स में कंपैरेटिवली ज़्यादा देखा जाता है, फीमेल्स में भी है पर ज़्यादा मेल्स में देखा जाता है और मेल्स में आपने स्पेसिफिकली ऐज बताई कि अभी 30-40s में भी काफ़ी कॉमन है देखने का और 40s मैम इस तरह की एक एज ग्रुप होता है जिसके अंदर एक तरह की सैंडविच लाइफ़स्टाइल के आपके ऊपर पर्सनल अपना खुद एब्सोल्युटली। का भी प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, आपके एल्डरली पेरेंट्स भी है, सब कुछ है और उस टाइम सबसे ज़्यादा सिम्पटम्स को और इन सब चीज़ों को इग्नोर किया जाता है। और जैसे हम इंडिया की बात करें तो हमारा जो यंग पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हमारी यूथ को इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? क्योंकि 30s-40s में हम इतना ज़्यादा अपने करियर को लेकर, अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को लेकर, उसको सेट करने के चक्कर में कई बार हम बहुत ज़्यादा हम हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। हार्ट को लेकर मैम मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा लोग थोड़ा कॉन्शियस भी अभी बात भी करते हैं। हुँ, और हार्ट को लेकर थोड़े प्रिवेंटिव चेकअप्स और जब से ये यंग हार्ट अटैक के केसेस देखना शुरू कर किए हैं, तो थोड़ा-सा लोग इस बारे में अब जागरूक हुए हैं। पर इसमें अभी भी ये वाला क्यों इतना अभाव है और क्यों अभी भी थोड़ा-सा लोग इसको थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इसको इग्नोर करते हैं। तो आप हुँ। फिर भी उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ताकि वो थोड़ा-सा मोटिवेट हों और स्पेसिफिकली हेड एंड नेक कैंसर जैसा जो कि प्रिवेंटेबल है, स्क्रीनेबल है उसको लेकर थोड़ा और लोग अवेयर हों? नहीं, पहली बात ये है कि हमें साइन्स एंड सिम्पटम्स के बारे में पता होना ज़रूर। चाहिए। हुँ, जैसे हमने कहा, कोई भी चीज़, हुँ, अनयूजुअल चीज़, हुँ, कहीं पे भी आपको दिखती हो, हुँ, हेड एंड नेक एरिया में, हमेशा एक एक ओपिनियन लेना ज़रूरी है, राइट। स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेना ज़रूरी है। हुँ, हुँ, दूसरा, जो ये चीज़ें सेल्फ एग्ज़ामिनेशन के लिए एमिनेबल है। हुँ, आप अपना मुँह का चेक खुद कर सकते हैं। हुँ, दाँतों का केयर खुद करना है।
ओरल हाइजीन मेंटेन करना आपका अपना पर्सनल फर्ज है, ये सब करना बहुत जरूरी है। एंड प्लस ये जो सब्सटेंस अब्यूज की ओर हम आकर्षित हो जाते हैं, वो चीज ना करें। हम करते भी हैं और अंदर भय भी होता है, डर भी होता है। तो जब हमें पता है कि ये चीज हमें नुकसान की ओर ले जाता है, तो हम क्यों करना चाहते हैं? तो कोई एबनॉर्मल गिल्टी भी हो, या आपके जैसे खाने पीने में या आवाज में कोई दिक्कत हो, या नेजल ब्लीडिंग हो, नेजल ब्लॉकेट हो, साइनसाइटिस है जो सेटल नहीं हो रहा है, बहुत महीनों से चल रहा है, इंडिकेशंस तो बॉडी सब इंडिकेट कर रहा है। तो हम इस लाइफ इज नॉट अ रेस। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ, भागते 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 हम जाते तो हैं, पर हम कभी अपने शरीर जो इतना सुंदर ऊपर वाले ने क्रिएट किया है, कभी उसको भी समय देना चाहिए। वी शुड गिव अटेंशन टू आवर बॉडी। जब वो हमें कुछ अलार्म सिग्नल दे रहा है, तो जरूर उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो दीज आर वार्निंग सिग्नल्स कि हम उसको अब्यूज कर रहे हैं। मैं हमें अपने पेशेंट्स को बताती हूँ, आपने कौन सी मशीनरी देखी है जो 70-80 साल चलती? आप अपनी गाड़ी को हर साल सर्विस कराते हैं, तो बॉडी की सर्विसिंग नहीं चाहिए? तो स्क्रीनिंग क्यों ना हम कराएं? और ये इतना सुंदर शरीर यही तो हमें चला रहा है। आज भी हम जो अचीव कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? इट्स बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटीफुल मशीनरी। तो क्या ये फर्ज नहीं है हमारा कि हमें अगर वो कोई चीज संकेत करता है और हमें नहीं समझ में आ रहा, जरूर जाके स्पेशलिस्ट को दिखाएं। बात बहुत ज्यादा बढ़ने से पहले अगर छोटे में ही संभल जाए, तो यही तो अक्लमंदी होगी। बिल्कुल आपने सही कहा मैम। इसमें जैसा हम देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, और अभी जैसे आपकी बातों से भी लग रहा है कि मेन रीजन इसके पीछे बहुत बड़ा मेजर कारण है तंबाकू, और उसको लेकर गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस कर रही है, सब कुछ कर रही है। पर यहाँ पर एक चीज और लिंक्ड आ जाती है, वो आ जाती है एडिक्शन। और एडिक्शन भी फिर वो इस तरह से, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों पे की, क्योंकि आजकल में हम बात करें तो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी तो इतनी ज्यादा कॉमन हो गई है, और स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी से ही फिर आपका इस तरह की एडिक्शन लिंक्ड है। तो अब थोड़ा सा भी अगर यूथ को किसी भी चीज को लेकर स्ट्रेस, क्योंकि अब हमारा रेजिलियंस उतना ज्यादा रहा नहीं है, और छोटी छोटी बातों पे तो उनको परफॉर्म करना पड़ता है, चाहे हम सेलिब्रिटीज की लाइफ ले लें या फिर हम आम लोगों की भी किसी की भी लाइफ ले लें। वही मैंने जो आपको बताया कि सोशल प्रेशर भी है, पीयर प्रेशर भी है, अपने करियर को लेकर भी, तो वो इस तरह से फिर वो एडिक्शन में आ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा लेना। बट वो फिर एडिक्शन से कैसे बाहर निकले? देखिए लाइफस्टाइल तो फिर भी आपने उनको बता दी कि आपको ठीक से सोना है, ठीक से खाना है, सब कुछ करना है, पर जो एडिक्शन है, क्योंकि इससे कैसे निकला जाए, इसके लिए भी कुछ है तरीका? मोटे तौर पे मैं जिंदगी का जब हम हिसाब ले रहे हैं, तो दो चीज जिसने हमारे लाइफ को, क्या कहूँ, डैमेजिंग इफेक्ट्स जो लाया है, वो है 2 C's, कंपटीशन और कंपैरिजन। तो जो यूथ इस एज ग्रुप में है, वो सब इसी चक्र में फंसे हैं, बिकॉज देयर इज एनॉर्मस कंपटीशन ऑल अराउंड, और कंपैरिजन तो चलता रहता है, और ये स्ट्रेस हमें इस चीज की ओर ले जाता है। एडिक्शन हमने जैसे बताया, 1 ड्रॉप ऑफ निकोटिन इज डेडली। तो इसके एडिक्शन से हम कैसे अपने आप को डी एडिक्ट करें? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपना विल पावर। चाहे देयर आर होल लॉट ऑफ मेडिसिन्स, निकोटिन पैचेस है, निकोटिन च्युइंग गम्स है, देन देयर आर ड्रग्स, देयर इज अ साइकोथेरेपी, देयर इज अ बिहेवियरल थेरेपी। बट जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे, छोड़ना नहीं चाहेंगे, तब तक कोई भी चीज संभव नहीं हो पाएगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक इंडिविजुअल को अपने को बताना है कि ये मेरे साथ मेरा नुकसान ही करेगी, भला नहीं करेगी। चाहे कैंसर ना करे, but there are whole lot of medical problems, respiratory problems, lung की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड में प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी इश्यूज, बोन ब्रिटल हो जाना, ये भी तो हमारे जिंदगी का हिस्सा, खाली कैंसर ही नहीं। तो ये सब चीजें भी तो उसके बिना रह ना पाना, कि मतलब वो जब तक वो नहीं वो सब उसका इस्तेमाल करेंगे, तब तक वो लगता है कि अपना, तो वो बिल्कुल डिपेंडेंसी हो गई एक चीज। तो बहुत अच्छी चीज होता है, दैट इज व्हाट हमारे जो यूथ और यंगस्टर्स को
अगर हम मोटिवेट करें टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, हम्म ये चीज आपको अपने मन को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा रास्ता दिखाता है। हम्म आफ्टर ऑल ये खेल किस चीज का है? मन का ही, Exactly. माइंड गेम है। हम्म अगर आपने मन पे काबू ले लिया हम्म तो आप कभी इन चीजों की ओर दौड़ेंगे नहीं। हम्म स्ट्रेस क्या चीज है? हम्म When the mind is absolutely out of your control, then you are stressed. हम्म, मन मदारी तू बंदर, बिल्कुल मन जैसा आपको घुमाएगा और आप वैसा। घूमते रहेंगे। और इसका रिमोट कंट्रोल तो हमारे पास ही है। हम्म तो हम जो स्ट्रेस कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो एक्चुअली सेल्फ इंड्यूस्ड है। हम्म वही सिचुएशन आप दो जनों को दे दीजिए, एक हम्म इंसान बोलेगा नहीं कोई मुझे स्ट्रेस ही नहीं है, जो हो रहा है सब मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। हम्म दूसरा बंदा बोलेगा, उसको देख के उसको लगेगा ये तो बिल्कुल पहाड़ की तरह मुश्किल सिचुएशन है। राइट। सो इट इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन एन इंडिविजुअल। हम्म सो एडिक्शन भी हम जो कहते हैं कि स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, तो स्ट्रेस को कैसे रिलीव करना है? मेडिटेशन है या वेरियस रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, प्रेयर्स है, योगा है, म्यूजिक थेरेपी है। हम इन चीजों की ओर क्यों ना प्रभावित हुए? अगर हम इन चीजों में जाएंगे तो मन आपका हमेशा एक साइलेंट और बहुत ही पीसफुल रहेगा। तो इन चीजों पे आपकी नजर ही नहीं जाएगी। राइट राइट बिल्कुल। तो आपने बताया इसमें बिल्कुल एक सही बात कि वो पहले तो आपको डिसाइड करना है, एक आपकी विल पावर हुई तो उसके बाद बहुत तरह के वेज आ जाएंगे। करेक्ट। पर जैसे कई बार एडिक्शन में खास तौर पे देखा गया है कि लोग ऐसा अटेम्प्ट करते हैं, शुरू करते हैं, बट फिर से दोबारा से उसमें आ जाते हैं। तो आपने ऐसे कितने अपनी प्रैक्टिस में लोग देखे हैं जिन्होंने मतलब जो ऐसा नशे में थे, स्मोकिंग में थे, बट उन्होंने फिर छोड़ दिया, तो मतलब दोबारा से शुरू नहीं किया, ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं आप? बहुत स्पेक्ट्रम है लोगों के हैबिट्स के। हाँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इतना स्ट्रांग विल पावर है, आपने अगर आज उनको बोल दिया कि कल से नहीं लेना, वो छोड़ देते हैं। अच्छा सही। एक और स्पेक्ट्रम ऑफ पीपल जो कि कोशिश करते हैं, तो वो अपना एक क्विट डेट सेट करेंगे। ओके। अच्छा 2 हफ्ते बाद मैं फिर नहीं लूंगा। हम्म फिर भी हम उनको एक लिबर्टी देते हैं, बिकॉज यू कांट जस्ट कंट्रोल एवरीबॉडीज माइंड। तो आप उनको बोलते हैं कि अच्छा आप एक क्विक डेट सेट करिए और धीरे 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 इसको बंद करते जाइए। अगर आप 5 ले रहे हैं, एक दिन बाद 3 ले लीजिए, फिर 2 ले लीजिए, 1 ले लीजिए और फिर क्विक डेट तक पूरा छोड़ दीजिए। क्या चीज है जो इनको परेशान करती है? वो है विड्रॉल। तो जब शरीर को निकोटिन नहीं मिलता है तो इनको तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। एंजाइटी, नर्वसनेस, पैल्पिटेशन, इरिटेबिलिटी, नींद ना आना। तो वो इतना हावी हो जाता है एक पेशेंट के ऊपर कि उसको मन करता है मैं तो 1 मिनट में इसको सब सेट कर दूं, दोबारा शुरू कर दूं। तो एज फिजिशियंस एंड एज क्लिनिशियंस तो हम ये एस्पेक्ट भी देखते हैं कि विड्रॉल सिम्टम्स को हम कैसे काबू में रखें कि पेशेंट्स इसकी ओर दोबारा आकर्षित ना हो। बट मेन और मूल चीज यही है वही है। बट विड्रॉल सिम्टम भी फिर मैनेज हो जाते हैं, जो लोग चाहें उनका वो हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल ठीक है मैम, इससे काफी हमारा यूथ भी इंस्पायर होगा, बिकॉज अल्टीमेटली जो रूट कॉज है पहले उसके ऊपर हमें काम कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे मैम एक चीज और हमने बात करी, स्क्रीनिंग की बात कर ली, उसके बाद आपने डायग्नोसिस को लेकर भी बताया। पर अगर किसी को डायग्नोस्ड हो जाता है हेड एंड नेक कैंसर किसी भी तरह का, तो इंडिया के अंदर किस तरह की ट्रीटमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल है और क्या ठीक होने की कितनी संभावनाएं रहती है? देखिए कैंसर्स जो है, आप जो क्योर रेट हम बात करते हैं, सर्वाइवल की बात करते हैं, ये चीज पहले जो था और अब में बहुत फर्क है। हमारे डायग्नोस्टिक मोडालिटीज में भी बहुत चेंज आया है। ट्रीटमेंट में भी आप देखेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ऑन्कोलॉजी और रेडिएशन की जो डिलीवरी टेक्निक्स है उसमें भी बहुत बदलाव है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिसर्च। हम इतनी गहराई में जा चुके हैं कैंसर्स को लेके कि आप बता सकते हैं कि इस जीन के कारण इस पेशेंट को इस तरह का कैंसर है, या इस जीन के म्यूटेशन से अगर इसका बच्चा नेक्स्ट जो जनरेशन है उसको भी इस तरह का कैंसर होगा। तो इस तरह की स्टडीज और रिसर्च भी हो चुके हैं जिससे कि हमें
पता भी चल जाता है कि ये कैंसर इंडिविजुअल को क्यों हुआ, और दूसरा नेक्स्ट जनरेशन को होने की संभावना है कि नहीं। तीसरा, इस ट्रीटमेंट को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं कि रिजल्ट हमारा अच्छा आए। राइट। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीज़ें आपके एक्सेस अप्रोच, जैसे लेजर्स हैं, रोबोटिक्स हैं, माइक्रोस्कोप्स हैं, टेक्निक्स में बहुत माइक्रोवास्कुलर सर्जिकल टेक्निक्स जो हैं, बहुत सारे इन चीज़ों के कारण जो रिजल्ट है। आफ्टर ऑल हेड एंड नेक कैंसर में एक चीज़ जो सबको खटकती है और दूसरा है कि जो डरते हैं लोग, वो है डिसफिगरमेंट, क्योंकि ये एक हिस्सा है आपके बॉडी का जो आप छुपा नहीं सकते हैं, ये आपकी पहचान भी है। तो जो भी हम इंसिजन देते हैं अपना ट्यूमर को एक्सेस करने के लिए, वो स्कार तो रहता है, एक रिमाइंडर रहता है पेशेंट के लिए कि आपका कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट हुआ है। तो उस चीज़ पे काम करना भी बहुत ज़रूरी है। स्कार्स और अप्रोच और आपका रिकंस्ट्रक्शन कितना अच्छा होने से पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ हम रेस्टोर कर पाते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने कुछ भी कर लिया, बट अगर पेशेंट को सोसाइटी में वापस नहीं ला पाए, वो भी सोचता है कि इस लाइफ का क्या कीमत है इस लाइफ की। रेडिएशन में अगर आप देखें, रेडिएशन डिलीवरी टेक्निक्स में बहुत बहुत फर्क है। पुराने ज़माने में जब रेडिएशन लगता था तो स्किन जो है पूरी काली हो जाती थी, पूरा पील हो जाता था, बहुत अल्सरेशंस होते थे, पेशेंट्स को बहुत दर्द होता था। पर अब जो टेक्नोलॉजी आई है उसमें आप बहुत इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको आप बचा सकते हैं। उनमें डिलीवरी जो रेडिएशन की होनी है कैंसर के ऑर्गन्स पे, उनको टारगेट किया जाता है। और प्लस कॉम्प्लिकेशंस जो पहले होते थे रेडिएशन के, वो बहुत मिनिमम हो गए हैं, कम हो गए हैं। राइट। एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजी में तो बहुत रफ्तार से इनका प्रोग्रेस चला है। बहुत सारे कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स आ गए हैं, टारगेटेड ड्रग्स आ गए हैं, इम्यूनोथेरेपी आ गई है। ऐसे जहाँ पे हम पेशेंट सोचते थे कि ये शायद कुछ ही महीने के मेहमान हैं, अब आप देखेंगे 2-2, 3-3 साल ले लेते हैं, बिकॉज इतने सारे ड्रग्स आ गए हैं, इतने सारे मेडिकल नोवेल टेक्निक्स आ गई हैं ऑफ डिलीवरिंग द ड्रग्स आल्सो। उसमें हमारा सर्वाइवल बहुत अच्छा हो गया है। सो दैट गिव्स टाइम टू द फैमिली आल्सो टू सेटल डाउन कि अच्छा, तो अब हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, पेशेंट जो जाएंगे वो तो ऊपर वाले क्या ही हिसाब किताब रहता है, बट जो उनके केयर गिवर्स हैं उनको भी थोड़ा समय मिल जाता है टू रैप अप द थिंग्स एंड समझ गया। इसमें मैम एक सबसे ज़्यादा डायग्नोसिस को लेकर एक हमेशा बार-बार ये सवाल पूछा जाने वाला कि अब जैसे कोई अल्सर है जहाँ पर आपको लग रहा है कि अब इसकी जहाँ बायोप्सी का आप बात करेंगे तो वहीं उनको शुरू हो जाता है कि नहीं ये तो, और हमेशा बायोप्सी में वो डिले भी करते हैं, लेट भी करते हैं कि यहाँ पर कुछ अगर निडल लगेगा, कुछ और होगा तो कैंसर बढ़ जाएगा। तो इस बारे में ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड गूगल पे सर्च किया जाने वाला मतलब मैटर है। तो इस पे आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि इसी चक्कर में कई बार फिर वो डायग्नोसिस भी लेट हो जाता है, तो बायोप्सी कराना कितना ज़रूरी होता है? बायोप्सी के बिना तो आप पेशेंट को कन्विंस ही नहीं कर सकते कि आपको ये कैंसर है। सो बायोप्सी इज मैंडेटरी, बट कभी कभी एक ऐसे एरिया में भी होता है जो कि आप एक्सेस नहीं कर पाते हैं, फिर भी आप कोशिश करते हैं। या कभी कभी कैंसर्स इतने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि आपको पता है ये तो बीमारी यही है, रेडियोलॉजिकली भी उनका एक फीचर इतना कैरेक्टरिस्टिक होता है कि आप समझ जाते हैं ये कैंसर है। बट देन एट द एंड ऑफ द डे प्रूव कैसे होता है? वो बायोप्सी के तौर पे होता है। बट लोगों को ये एक मिथ है, भय इस बात का है कि आप अगर उसको छेड़ेंगे तो ये रफ्तार से बढ़ जाती है, पर ये बहुत गलत है। तो इसको दूर करने के लिए हम उनको समझाते भी हैं कि जब बायोप्सी करते हैं तो वहाँ आसपास इन्फ्लेमेशन होता है। जब भी आपके हाथ में या कहीं पे भी चोट लगती है तो सूजन आता है, बिल्कुल। लालपन आता है। तो सेम थिंग, जहाँ बायोप्सी करेंगे थोड़ा आसपास के एरिया में सूजन आता है, बिल्कुल। तो उस पे लगता है कि पेशेंट्स को ये तो बीमारी बढ़ गई है, बिल्कुल। पर ये एक आम प्रक्रिया है। ये सोच बिल्कुल उचित भी नहीं है उनका,
और ये ज्यादातर प्रभावित होते हैं बिकॉज आसपास के लोग उनको इस तरह के गुमराह करते हैं, जिसके कारण ये यही सोच में पड़ जाते हैं कि मैं बायोप्सी कराऊंगा तो मेरी बीमारी हाथ से निकल जाए। राइट राइट राइट। पर ये चीज चीज सही नहीं है। एक कैंसर जैसे आजकल बात करें तो इतना कॉमन हो गया, और आमतौर पे किसी ना किसी के कोई रिलेशन में, कोई फैमिली मेंबर में कोई ना कोई आजकल कैंसर तो इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है। और कैंसर में जैसा हम डायग्नोसिस में तो हम भी देखते हैं कि कोई कैंसर टेस्ट कराने के लिए नहीं आता, वो कोई और जांच कराने के लिए आता है, और कैंसर पता लगता है इंसिडेंटली कि ये कैंसर निकला। और ऐसा ही अक्सर हो रहा है क्योंकि उसके लिए वो प्रिपेयर होता नहीं है, और अचानक से जब ऐसा कुछ डायग्नोस बनता है कि ये कैंसर है, तो उस समय क्या मतलब आप कैसे काउंसल करते हैं, या ऐसा कोई सिचुएशन से अभी जूझ भी रहा हो हमारा कोई व्यूअर जिनको ऐसे डायग्नोस्ड हुआ है, पता लगा है, तो वहां पर क्या कैसे अपने आप को समझाएं, या आप कैसे समझाते हैं? सो कैंसर जो है ना, पहले एक डेथ सेंटेंस की तरह माना जाता था। जी जी जी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पेशेंट्स को हम कितना पॉजिटिव बना सकते हैं। तो वो पॉजिटिव वाइब जो है वो हमारे से आनी है पेशेंट की ओर। तो इसीलिए जो भी इनपुट देना है पेशेंट को, जो भी हम बात करते हैं उसको एक पॉजिटिव वेवलेंथ में लाना, फ्रीक्वेंसी में लाना बहुत जरूरी है। तो पेशेंट के साथ और उसके केयर गिवर्स, आसपास जो उसके केयर गिवर्स हैं, उनके साथ समय बिताना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्या मन में पेशेंट के आता है, डायग्नोसिस होते ही उसको एक एंजाइटी है। एक सडनली आप किसी को बोलोगे कि तुम्हें कैंसर है, पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है पेशेंट का। उसको यही नहीं समझ में आता अब मैं कितना दिन जीऊंगा और मेरा करियर का क्या होगा। तो दिस अटर कंफ्यूजन, उसके मन में भी बहुत सारा कंफ्यूजन है कि फैमिली कैसे चलेगी। कुछ तो रिलेशनशिप्स में भी होते हैं, वो भी टूट जाता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड देन फिर फियर ऑफ डेथ। लगता है कि अब तो मैं ज्यादा दिन रहूंगा नहीं, और इमोशंस का इतना उतार चढ़ाव होता है, हर तरह का फियर, डेथ का फियर, अनसर्टेनिटी, आपकी फ्यूचर है भी कि नहीं है, आपका एम्प्लॉयर आपको नौकरी देगा कि नहीं देगा, आपका फाइनेंसेस अलाउ करेगा कि नहीं करेगा। तो देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। तो फ्यूचर के लेके बहुत तरह के अनसर्टेनिटी पेशेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो इन सब चीजों को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको बहुत शांत होना जरूरी है, तभी आप वो वाइब्रेशन उसको भी दे पाएंगे। और जितना भी पॉसिबल हो सके पेशेंट्स को केवल पॉजिटिव रूट पे दिखाना, रोड पे लाना जरूरी है। जो नेगेटिव बातें हैं उस बीमारी के बारे में, वो शायद उस एक गो में रिवील ना किया जाए तो बेहतर है। बट कोशिश हम करते हैं कि पेशेंट के अटेंडेंट से बात करें, बट पेशेंट को पर से जितना पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मिले उतना बेहतर है। एंड द अदर थिंग विच आई वुड लव टू से इज, एक तो हम गूगल रीडिंग को बहुत डिस्करेज करते हैं, क्योंकि वो आधा अधूरा जो नॉलेज है पेशेंट्स को वो बहुत डरा के रखता है। तो मैं यही कहती हूँ, डोंट कंफ्यूज योर गूगल इंफॉर्मेशन विद माय एमबीबीएस डिग्री। ट्रू एग्जैक्टली। तो अगर आप इतनी सारी खबरें और इंफॉर्मेशन आप एक दिन में ले लें, फिर तो हमारा जो इतनी सालों का मेहनत कहाँ कैसे जाएगा। तो ये चीज है, बट पेशेंट्स को ये पॉजिटिव रखना, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। नहीं बहुत जरूरी है। और ये थोड़ी सी जर्नी मैम, क्योंकि शुरुआत ही बड़ी डिफिकल्टी से होती है। जैसे हम और कोई चीज को लेके डायग्नोस जब बनता है, हार्ट डिजीज को लेके, तो एक बार डायग्नोस बनाओ, ट्रीटमेंट हो गए। पर इसमें तो डायग्नोसिस ही इतना लंबा होता है कि बार बार, एक बार बायोप्सी, फिर फर्दर जांच, फिर और टेस्ट, फिर 2-3 ओपिनियंस, तो वो भी तो पार्ट ऑफ वो है। तो आई थिंक इसमें भी आप अगर इसमें ऑडियंस को, थोड़ा व्यूवर्स को एक्सप्लेन कर दें कि ये प्रोसेस है, तो इसको लेकर, क्योंकि जितना आई थिंक इसको ओवर डायग्नोस करेंगे यार सही तरीके से, उतना ट्रीटमेंट बेहतर होगा, ऐसा कुछ है? बिल्कुल। पहले तो फर्स्ट अगर डायग्नोसिस करेक्ट नहीं होगा तो ट्रीटमेंट का जो लाइन है वो ही नहीं समझ में आएगा। तो जब लोग बोलते हैं बायोप्सी नहीं करें, तो कैसे नहीं करें, बिकॉज किस टाइप का कैंसर है वो भी तो जानना जरूरी है। जी। और अलग अलग कैंसर्स का ट्रीटमेंट पद्धति जो है अलग है। तो ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें ये ट्रीटमेंट की ओर भी गाइड करता है। डायग्नोसिस
बहुत इम्पोर्टेंट और की चीज है। हम्म, बाकी अगर डायग्नोसिस नहीं बनेगा तो हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशंस क्या करना है हम्म, वो भी कैसे समझ में आएगा। हम्म, तो कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, हम्म, कुछ इमेजिंग के जरिए क्या इमेजिंग करना है, क्यों करना है, ये सब चीजें आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करना होता है हम्म, सो दैट ही अंडरस्टैंड्स कि उसकी जर्नी में ये चीजें क्यों होनी है, हम्म, इसका कॉस्ट क्यों ऐसा है, बिकॉज इट्स नॉट एन ईजी थिंग। इसमें बहुत फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं राइट, और जब फाइनेंस की बात आती है, जब एक्सपेंस की बात होती है, जब तक पेशेंट कन्विंस भी नहीं होता है कि ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, तब तक वो भी आपके साथ कोऑपरेट नहीं नहीं करता है। कर पाता है, बिल्कुल। सो कंप्लायंस एंड हम्म, पेशेंट्स कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप वो ट्रीटमेंट नहीं ठीक हो से नहीं हो वो पाए। लेता भी नहीं है treatment। राइट, राइट, इधर उधर भटकते रहते हैं, जैसे आपने कहा ना, एक जी, ओपिनियन, फिर सेकंड फिर ओपिनियन, सेकेंड थर्ड ओपिनियन। कभी कभी पेशेंट इतने ओपिनियंस लेते हैं, हम्म, एक तो दे लूज टाइम, हम्म, सेकेंडली समटाइम्स इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। हम्म, तो ये कंफ्यूजन जो है वो हम्म, इसलिए है क्योंकि आपका फेथ और कॉन्फिडेंस हम्म, आपके स्पेशलिस्ट पे अभी तक आया नहीं है। हम्म, बहुत लोग ये भी घूमते हैं कि कहाँ पे फाइनेंस उनका अफोर्डिंग, कहाँ पे वो अफोर्ड कर पाएंगे। हम्म, पर अधिकतर लोगों में एक विश्वास आप पे जिस जी, को जी, आप जहाँ पे आप मिल रहे हैं, ट्रीटमेंट करा क्या उसके ऊपर आपका फेथ है, कॉन्फिडेंस है? क्योंकि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है, जैसे आपने बताया, जर्नी बहुत लंबी लंबी होती है होती है, एग्जैक्टली, बिल्कुल। और उस जर्नी में आपके डॉक्टर का हाथ बहुत बड़ा है। हम्म, तो अगर आप उसके ऊपर फेथ रखेंगे, कॉन्फिडेंस रखेंगे, तो ये सफर जो है ये आसान होगा। इजी हो जाता है। एक और जो सबसे ज्यादा सवाल होता है ऐसा, जब लोगों से पूछते हैं कि कैंसर का रीजन कुछ, तो मतलब आपने आजकल ये बड़ा कॉमन सुना होगा कि मेरा तो कुछ ऐसा खान पान भी नहीं है, मैं तो बहुत ऑर्गेनिक खाता हूँ, मेरी तो जीवन शैली लाइफ स्टाइल भी बहुत अच्छी है, सब कुछ, फिर मुझे क्यों हुआ ऐसा? तो ऐसा भी आप देखते हैं क्या? हाँ, कुछ अनफॉर्चुनेट केसेस होता है। कुछ जैसे हेड एंड नेक में हमें बताया, अधिकतर आपको पेशेंट्स की हिस्ट्री में मिल वो जाएगा, मिल जाएगा। बट कुछ ऐसे भी रीजंस हैं जो बहुत इनॉक्यूअस रीजंस हैं। हम्म, जैसे हेड एंड नेक में डाइट हमने बात करी ना, हम्म, डाइट में कुछ डेफिशिएंसीज हैं, हम्म, विटामिन की डेफिशिएंसी, विटामिन ए, ई, हम्म, आयरन, सेलेनियम, जिंक, हम्म, ये सब डेफिशिएंसीज, या आप बहुत प्रोसेस फूड, बारबेक्यू, ग्रिल्ड, फ्रोजन, ये सब खाते हैं, तो वो भी आपको इसके करीब ले जाता है। बट अन्य भी कारण है, जैसे क्रॉनिक एसिड रिफ्लक्स, अच्छा, ओके, पेट में एसिड बहुत बनता है और बार बार उछलता है, तो ये लैरिंजियल कैंसर्स, हाइपोफैरिंजियल कैंसर्स की ओर आपको करीब ले जाता है। राइट, राइट, कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं, हम्म, जैसे लोग शू इंडस्ट्री में है, लेदर इंडस्ट्री, टैनिंग इंडस्ट्री में, या पेंट इंडस्ट्री, तो वहां से जो फ्यूम्स आते हैं, सो वो चीजें भी कार्सिनोजेनिक होते हैं। पॉल्यूशन, पेट्रोल, डीजल, ये सब चीजें भी कैंसर कराते कैंसर हैं। का काम। या रेडिएशन एक्सपोजर, हम्म, हमारे जो भाई लोग हैं जो हिल्स पे काम हम्म, करते हैं, हायर ऑल्टीट्यूड पे करते हैं, हम्म, वहां देखेंगे स्किन कैंसर काफी कॉमन होता है, क्योंकि आपको जो सूर्य की जो किरणें हैं, डायरेक्ट रेज आती हैं, राइट, और वो अल्ट्रावायलेट रे जो होता है वो करते आपके शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है, हम्म, बट एक्सेसिव एक्सपोजर भी कराता है, स्किन का कैंसर्स कराता है। राइट, एक्सेसिव रेडियोलॉजिकल एक्सपोजर्स, हम्म, जैसे हम एक्सरे, सीटी स्कैन्स, पेट स्कैन्स, हम्म, बिना किसी कारण के नहीं रीजंस, करना चाहिए, जी, क्योंकि ये सब रेडिएशन एक्सपोजर होता है एक्सपोजर, पेशेंट्स का। फिर कुछ वायरसेस भी हैं, हम्म, जैसे ह्यूमन पैप्लोमा वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, एचआईवी, हर्पिस सिम्प्लेक्स, ये राइट, सब वायरसेस भी हैं जो कैंसर्स कराती हैं। बिल्कुल, तो मोटे तौर पे ये है कि हम कारण पकड़ पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, बट हम्म, अनफॉर्चुनेट वो भी हैं जो जिनके जेनेटिक म्यूटेशंस हम्म, अपने पेरेंट्स से वो लेके आते हैं, जो कि उनको एक अलग अलग कार्सिनोजेंस जो एनवायरनमेंट में है वो उनको प्रभावित कर देता है। राइट, राइट। नहीं, नहीं, बिल्कुल। इसमें बिल्कुल हम बात कर रहे हैं डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सभी चीज़ों के बारे में, और ज़्यादा दर्शक जानना चाहते हैं प्रिवेंशन की, रोकथाम, और रोकथाम के बारे में भी आपने कई बातें बताई। तो आप अगर कोई जिनका लाइफ़स्टाइल ठीक है, रेगुलर वॉक करते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, अपनी नींद का भी ध्यान रखते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी ध्यान रखते हैं, खाने का भी, तो क्या उनको हेड एंड नेक कैंसर कम होगा? हाँ,
चांसेस आई कम वुड हो से जाए। यस, चांसेस आर लेस, हम्म क्योंकि बहुत कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हम्म आपके या मेरे कंट्रोल में कंट्रोल में नहीं नहीं। है, तो ये हम्म इसको हम डेस्टिनी कहते हैं. राइट राइट राइट। सो इफ गॉड हैज टू गिव यू इन सम वे और द अदर, हम्म इट विल कम टू यू, सो यू हैव राइट। टू एक्सेप्ट इट. हो सकता है अब रिसर्च और जैसे इंटेंस हो जाए, वो भी हम कारण पकड़ लें कि शायद उस जीन में इस तरह का म्यूटेशन था जिसके कारण आपको ये कैंसर हुआ. वो भी स्टेज आ चुका है, जैसे थायराइड में है. जी थायराइड जी। कैंसर्स में आप पकड़ सकते हैं कौन सा जीन क्या है, हम्म जिसके कारण इवन बच्चे 6 महीने के भी नहीं होते, उनकी थायराइड की सर्जरी हो जाती है. हम्म तो ये चीजें हैं, बट यस आई वुड से कुछ बहुत स्मॉल परसेंटेज है जो कि अनफॉर्चुनेट रहता ठीक है, होता है। एंड दैट आई वुड से राइट राइट। बट बहुत हद तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल से और हमारी जो हैबिट है जिसमें हमने सबसे ज्यादा बात की तंबाकू को लेकर। इसके अलावा मैम आपका लास्ट मैसेज क्या है हमारी व्यूअर्स के लिए ओवरऑल, जो ध्यान रखें ताकि खास तौर पे क्योंकि आप हेड एंड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, जो आप उनको कहना चाहेंगे कि ये 3 बातें या 5 बातें तो सबको ध्यान देना जरूरी है। मैं तो मोटे तौर पे ये कहूँगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. एंड दूसरा एक मैसेज जो हमारे काइट पतंग जो हम उड़ाते हैं, कितनी सुंदर वो एक मैसेज देता है, फ्लाई हाई बट रिमेन कनेक्टेड टू योर रूट्स. जितना भी हम ऊंचा जाएं लाइफ में, बताया ना, कमर्शलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन सब हमें बहुत ऊंचा लेके जा रहा है, बट जितना हम नेचर से हटते जाएंगे उतना हम इन बीमारियों की ओर बढ़ते जाएंगे. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज वन, टेक केयर ऑफ योर हैबिट्स जो आपके कंट्रोल में है. तंबाकू का सेवन नहीं करना है, अल्कोहल मॉडरेट, ना करें तो बहुत अच्छा, अरेका नट सुपारी इन सब चीजों से बचे रहें. दूसरा, डाइट के प्रति जरूर ध्यान दें. डाइट में क्या चीज है, 2/3 2/3 जो हमारी खुराक है वो प्लांट बेस्ड होना चाहिए. और प्लांट बेस्ड डाइट आपके सिस्टम को अल्कलाइन भी रखने की मदद करता है, जो कि आपको बहुत तरह की बीमारियों से बचाव रखता है. तो कहते हैं ना, ईट द रेनबो कॉन्सेप्ट, तरह तरह के कलर्स के फ्रूट्स लें. और दूसरा, वेजिटेबल्स 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विंग्स रोज लेना चाहिए. तो प्लांट बेस्ड फूड एंड वेजिटेबल्स बहुत हद तक प्रोटेक्टिव होते हैं. तीसरी चीज, फिजिकल एक्टिविटी. रोज फिजिकल एक्टिविटी करना, अपने शरीर को एटलीस्ट 30 मिनट्स, जो 24 घंटे में से अगर हम 30 मिनट नहीं निकाल सकते तो ये हमने जस्टिस नहीं किया. 30 मिनट्स ऑफ विग्रस एक्टिविटी एवरी डे, उसमें आपका शरीर जो है बिल्कुल मेंटेन रहेगा. प्लस बहुत सारे हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, तो ये सारे जो रिलीज होते हैं आपके बॉडी को काम डाउन भी करते हैं, एक हैप्पी फीलिंग आती है और आपका स्ट्रेस रिलीफ होता है. एंड देन ऑफ कोर्स थर्ड फोर्थ थिंग जो हम बता रहे थे कि फिजिकल एक्टिविटी बाद स्ट्रेस रिलीविंग जो हम मेजर जो आज का जो सिचुएशन है वो है स्ट्रेस. और स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए मेडिटेशन, मन को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी. मेडिटेशन है, योगा है, म्यूजिक थेरेपी है, डांस है. लोग अलग अलग कलाओं में अपने आप को हॉबीज में इन्वॉल्व करते हैं, तो उससे आपका स्ट्रेस जो है बहुत अच्छे तक रिलीव और रिलीज रहता है. I think these are the important things which I would love to tell all my viewers. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तपस्विनी, आपने बहुत डिटेल में बताया सब कुछ. आपने कारण भी बताया, उसका सलूशन भी बताया. आपने स्क्रीनिंग से लेके प्रिवेंशन से लेकर सभी चीज़ों को हमारे व्यूअर्स को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, Jay. थैंक यू.